स्वतंत्रता के बाद भी गुलामी। भारत को कॉमनवेल्थ से बाहर क्यों निकलना चाहिए? यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। भारत का 2030 कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव एक कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। कॉमनवेल्थ नाम का यह संगठन, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक था, भारत के हितों का कभी भी सही मायनों में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है। आज जब भारत वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इस पुराने और अप्रासंगिक क्लब से नाता तोड़ने और अपनी असली संप्रभुता का दावा करने का समय आ गया है। 20 मार्च को मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत ने गुजरात में 2030 कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के लिए आधिकारिक बोली लगाई है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो भारत 2010 में दिल्ली में हुए विवादास्पद खेलों के 2 दशक बाद एक बार फिर इस आयोजन की मेजबानी करेगा। अगर आपने कभी ये खेल नहीं देखे हैं, तो खुद को सौभाग्यशाली समझिए। यह दुनिया का शायद इकलौता ऐसा खेल आयोजन है जिसमें आप झपकी ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और फिर भी कुछ खास मिस नहीं करेंगे। ब्रिटिश टीवी शो लास्ट वीक टुनाइट के होस्ट जॉन ओलिवर ने इस पर तंज कसते हुए कहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं? सोचिए, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल ही नहीं हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी रेस जहां वेल्स के धावक चमक रहे हों, बस वही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ये खेल 1930 के दशक में शुरू हुए थे, जब ब्रिटिश साम्राज्य ढलान पर था, और किसी वजह से आज भी जारी हैं। आज इन खेलों की तरह कॉमनवेल्थ संगठन भी एक अप्रासंगिक संस्था बन चुका है, जो बस नाम मात्र के लिए जिंदा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास की परछाई लिए यह संगठन भारत के लिए लंबे समय से विवाद का कारण रहा है। यूरोपीय संघ, ओपेक और G20 जैसे संगठनों के पास जहां स्पष्ट उद्देश्य हैं, वहीं कॉमनवेल्थ की कोई ठोस भूमिका नहीं है, सिवाय इसके कि वह ब्रिटेन की खोती हुई प्रतिष्ठा को थोड़ा और खींचे। पिछले 70 वर्षों से यह संगठन जैसे तैसे चलता आ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत इससे अपना संबंध समाप्त करे। ऐतिहासिक अन्याय, बदलते वैश्विक समीकरण और इस संगठन की घटती उपयोगिता इस फैसले को पहले से कहीं अधिक उचित बनाते हैं। ऐतिहासिक विश्वासघात। भारत ने ब्रिटिश शासन के 200 सालों तक अत्याचार और शोषण झेला। 1947 में आज़ादी मिलने तक 16.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, योजनाबद्ध अकालों, युद्धों, बदले की कार्रवाइयों और शासन की लापरवाही के कारण मारे गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी शुरू में कॉमनवेल्थ को उसके असली रूप में पहचाना, यानी कि साम्राज्यवादी नियंत्रण और नस्लभेद का प्रतीक। परंतु आश्चर्य की बात है कि 1949 में उन्होंने खुद भारत को इसमें शामिल करने की वकालत की। नेहरू ने ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को नियम बदलने के लिए राजी किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से ब्रिटिश शब्द हटाकर इसे सिर्फ कॉमनवेल्थ कहा जाने लगा। लेकिन नाम बदल देने से औपनिवेशिक जुल्म की यादें और उनके ज़ख्म नहीं जाते। नेहरू के इस फैसले पर देश में तीखा विरोध हुआ। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने लिखा कि नेहरू को इस निर्णय पर लगभग सभी राजनीतिक दलों की आलोचना झेलनी पड़ी। जयप्रकाश नारायण ने तो इसे भारत की आत्मनिर्भरता पर सवाल बताते हुए कहा, यह आत्मविश्वास की कमी और एक शक्ति समूह के प्रति निहित झुकाव का संकेत है। 1952 में जनसंघ के सहसंस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ कहा, हर जरूरी मौके पर कॉमनवेल्थ देश भारत के साथ खड़े होने में असफल रहे हैं, जबकि भारत का रुख सही और न्यायोचित था। 1956 में एक बार फिर संसद में सभी विपक्षी दलों ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता की आलोचना की और नेहरू से इसे छोड़ने की मांग की। आचार्य कृपलानी ने कहा, हमारी आज़ादी के बाद से इंग्लैंड ने हमेशा हमारा विरोध किया है। कम्युनिस्ट नेता के
गोपालन बोले, कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता ब्रिटेन को वह इज्जत देती है जिसकी मदद से वह दुनिया की नजरों में खुद को धोखे से बड़ा लोकतंत्र साबित कर सकता है। सीपीआई नेता भूपेश गुप्ता ने कहा, हमारे मित्र हमसे क्यों कहें कि हम उस संस्था में बने रहें जिसने हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान दिया है और हमारी आत्मा को अपमानित किया है। दरअसल नेहरू का यह निर्णय राष्ट्रीय हित से ज्यादा उनके निजी एजेंडे से प्रेरित था। माइकल एडवर्ड्स और जेफरी टायसन जैसे जीवनीकारों का मानना है कि नेहरू कॉमनवेल्थ को एक ऐसा वैश्विक मंच मानते थे जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय चमक बरकरार रह सके। उनके निर्णय पर निजी समीकरणों का भी असर था। भारत के आखिरी वायसराय लुइस माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना के साथ नेहरू के चर्चित संबंध कोई रहस्य नहीं है। माउंटबेटन स्वयं चाहते थे कि भारत कॉमनवेल्थ में बना रहे। नेहरू के लिए यह संगठन एक तरह की आसान सा सौदा था, रेडीमेड सहयोगी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का एहसास और बिना संघर्ष वाली एक प्रगतिशील पहचान। उन्होंने हो ची मिन्ह जैसे नेताओं के रास्ते की उग्र स्वतंत्रता के बजाय यह अपेक्षाकृत आरामदायक विकल्प चुना। ब्रिटेन के असली इरादे। अन्य कारणों के अलावा भारत का कॉमनवेल्थ सदस्यता बनाए रखने का निर्णय इसीलिए भी था ताकि ब्रिटेन की पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक पक्षपातपूर्ण नीति को संतुलित किया जा सके। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक कीथ बी कॉलर्ड के अनुसार भारत इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता था कि कई अवसरों पर ब्रिटिश नीति को भारतीय मुसलमानों की राय को खुश करने के लिए बदला गया और कई ब्रिटिश अधिकारी तथा सेना के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम भारतीयों को हिंदुओं की तुलना में अधिक पसंद करते थे। भारत के कॉमनवेल्थ में बने रहने का एक और कारण नेहरू की नेतृत्व क्षमता की मूलभूत कमजोरी थी। नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने कभी यह विचार ही नहीं किया कि कॉमनवेल्थ एक खोखला संगठन है और ब्रिटेन तथा पाकिस्तान के बीच कोई भी गुप्त साझेदारी जमीनी स्तर पर भारत के लिए कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती। नेहरू कभी अपने सेना प्रमुखों से सलाह नहीं लेते थे। इसके उलट उनके फैसले, जो लगभग हमेशा भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाते थे, अक्सर माउंटबेटन या एडविना की सलाहों से प्रभावित होते थे। यह भी याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश भारत को उपनिवेश बनाने इसलिए नहीं आए थे कि वे एक दिन उसे छोड़ देंगे। उनका दीर्घकालिक, यद्यपि अप्रकट उद्देश्य जर्मनी के लेबेंसराउम सफेद लोगों के लिए जीवन क्षेत्र के समान था। उपनिवेशी शासन के आरंभिक वर्षों में ही ब्रिटिशों को यह समझ आ गया था कि भारत में असली प्रतिरोध मुसलमानों से नहीं बल्कि हिंदुओं से मिल रहा है। इसलिए बहुसंख्यक हिंदुओं का उन्मूलन उनके लिए आवश्यक हो गया था। यद्यपि यह योजना अधिकांश हिंदू रियासतों के जबरदस्त प्रतिरोध के कारण सफल नहीं हो सकी, लेकिन निरंतर और कटु युद्धों ने ब्रिटिशों के भीतर हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत भर दी। लेखक मिहिर बोस लिखते हैं, 200 वर्षों से भी अधिक समय तक ब्रिटेन के कई प्रभावशाली लोगों के लिए हिंदुओं के प्रति घृणा एक सामान्य मानसिकता बन चुकी थी। 1940 के दशक तक, जब यह साफ हो गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब टाली नहीं जा सकती, ब्रिटिश नेतृत्व में हिंदूफोबिया चरम पर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हिंदुओं को गंदी जाति कहा और यहां तक कि ये इच्छा जाहिर की कि RAF, ब्रिटिश वायुसेना, के पास जो भी अतिरिक्त बमवर्षक विमान हो, वे हिंदुओं को नष्ट करने भेजे जाएं। ब्रिटिश हुकूमत में सबसे जहरीले हिंदू विरोधियों में शामिल थे फील्ड मार्शल क्लाउड ऑचिनलेक, जो भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना के आखिरी कमांडर इन चीफ थे। पाकिस्तान समर्थक और मुस्लिम झुकाव वाले विचारों के लिए कुख्यात ऑचिनलेक ने भारत के भविष्य को लेकर यह भविष्यवाणी की थी, भारत एक कृत्रिम इकाई है। अंग्रेजों ने इसे एक रखने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। कई राष्ट्रों का यह उपमहाद्वीप एक देश नहीं बन सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन अपनी सेनाएं घटा रहा था,
ऑचिनलेक जैसे अधिकारी यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत कॉमनवेल्थ में बना रहेगा ताकि वे अपनी नौकरियां बचा सकें। सितंबर 1947 में उन्होंने लिखा, मुझे नहीं पता कि भारत कॉमनवेल्थ में रहेगा या नहीं, लेकिन मैं, मेरे सीनियर कमांडर और स्टाफ अधिकारी सभी इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि राजनेता और कुछ वरिष्ठ भारतीय अधिकारी सेना के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ब्रिटेन की प्रतिष्ठा की आखिरी उम्मीद। यह बात ब्रिटिश शासक वर्ग बहुत पहले समझ चुका था कि युद्ध के बाद की दुनिया में भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना न सिर्फ फायदेमंद बल्कि जरूरी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और विस्तार से कहें तो कॉमनवेल्थ की आर्थिक, औद्योगिक और वित्तीय रीढ़ भारतीय साम्राज्य की ताकत पर टिकी हुई थी। लंदन में जमा भारत के स्टर्लिंग बैलेंस ब्रिटेन की आर्थिक स्थिरता के लिए इतने जरूरी थे कि 1946 तक ब्रिटेन पर भारत का 1300 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बकाया था, जो उस समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 17 गुना था। इस विशाल कर्ज ने ब्रिटेन को न सिर्फ भारत को आजादी देने पर मजबूर किया, बल्कि उसे यह चिंता भी सताने लगी कि भारत की सद्भावना कैसे बचाई जाए ताकि पैसे की बात भी बन जाए। असल में भारत के बिना ब्रिटेन राजा तो रहता, लेकिन बिना राज्य के। जैसा कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1901 में भविष्यवाणी की थी, जब तक हम भारत पर शासन करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर भारत हाथ से गया तो हम सीधे तीसरी श्रेणी की शक्ति बन जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने भी इस कड़वे सच को स्वीकार करते हुए कहा था, ब्रिटेन असल में एक यूरोपीय देश कम और एशियाई शक्ति ज्यादा है। इसी भावना को माउंटबेटन ने और साफ शब्दों में लिखा, अगर भारत कॉमनवेल्थ में बना रहा तो इससे ब्रिटेन की वैश्विक प्रतिष्ठा में जबरदस्त इजाफा होगा और साथ ही मौजूदा ब्रिटिश सरकार की भी साख बढ़ेगी। लेबर पार्टी के नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भी माना कि कॉमनवेल्थ में भारत की मौजूदगी ब्रिटेन के भविष्य की वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के लिए बेहद अहम है। और क्यों न हो, अमेरिका और रूस अपने अपने सैन्य गुट बना रहे थे और बेचारे ब्रिटेन को FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का गंभीर दौरा पड़ा हुआ था। ऐसे में भारत जैसे विशाल देश को कॉमनवेल्थ में बनाए रखना उनके औपनिवेशिक मोहभंग का थोथा भ्रम बन सकता था। साथ ही जब अमेरिका भारत को एक रणनीतिक सैन्य और आर्थिक साझेदार बनाने की कोशिश कर रहा था, तो धूर्त अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत को राष्ट्रमंडल में बनाए रखा जाए तो उसके अमेरिकी गठबंधन में शामिल होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। अब बात करें सैन्य रणनीति की। ब्रिटेन जानता था कि वह सुदूर पूर्व में भारत पर ही टिका हुआ था। अगर भारत कॉमनवेल्थ से बाहर हो गया तो ब्रिटेन का हिंद महासागर पर नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा और फारस की खाड़ी से तेल मिलना भी अनिश्चित हो जाएगा। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि भारत कॉमनवेल्थ के एक ढीले ढाले रक्षा गठबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाएगा, कम से कम अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा और हो सकता है कि संगठन के किसी भविष्य के युद्ध में सक्रिय भागीदार भी बने। बदले में भारत ब्रिटिश सैन्य और तकनीकी मदद पर निर्भर रहेगा और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अभियानों के लिए ब्रिटेन को सैन्य आधार देगा। ब्रिटिश रक्षा प्रमुखों की सोच साफ थी, भारत भले आजाद हो गया हो, लेकिन उसकी जमीन, सेना और संसाधनों का इस्तेमाल हम अपने हित में लंबे समय तक करते रहेंगे। भारत को क्या मिला हिंदू द्वेष के सिवा? कॉमनवेल्थ में कुल 2.5 अरब लोग शामिल हैं, जिनमें से 1.5 अरब केवल भारतीय हैं। संख्या के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा समूह है और यही समूह ब्रिटेन की ग्लोबल प्रतिष्ठा को सबसे बड़ा आधार देता है। स्पष्ट है, अगर भारत इस संगठन से बाहर निकल जाए तो कॉमनवेल्थ प्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन बदले में भारत को क्या मिलता है? सिर्फ अवमानना, और वह भी बिना किसी संकोच या शर्म के। ब्रिटिश मीडिया, खासकर सरकार द्वारा वित्त पोषित BBC,
अक्सर हिंदुओं को सांप्रदायिक, हिंसक और बर्बर के रूप में दिखाता है। यह न सिर्फ पक्षपाती पत्रकारिता है, बल्कि एक गहरे बैठे हिंदूफोबिया का प्रदर्शन भी है। खालिस्तानी चरमपंथी लंदन में खुलेआम भारतीय दूतावास पर हमला करते हैं, ब्रिटिश पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, मानो गुंडागर्दी की छूट हो। ब्रिटेन में इस्लामी कट्टरपंथी भारत से आने वाले हिंदू नेताओं का विरोध करते हैं। 2022 में साध्वी ऋतंभरा के लंदन दौरे के दौरान उग्र प्रदर्शन इसका उदाहरण है। उसी वर्ष ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रश्मि सामंत को वामपंथियों और इस्लामवादियों के दबाव में अपना पद और देश दोनों छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जब एक वामपंथी प्रोफेसर ने उनके धार्मिक विश्वास का मजाक उड़ाया, तो 119 से अधिक ब्रिटिश हिंदू संगठनों ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन बोरिस जॉनसन ने चुप्पी साध ली। असली समस्या यह है कि ब्रिटेन अभी भी अपने साम्राज्य के पतन को स्वीकार नहीं कर पाया है। वह आज भी एक कड़वे पूर्व सैनिक की तरह अपने पुराने उपनिवेशों के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाता रहता है, जैसे कि लोग आज भी उसके प्रजा हैं। कॉमनवेल्थ ही वह मंच है जो ब्रिटिश संसद और राजनेताओं को भारत के लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, शासन, कानून व्यवस्था, लिंग समानता, युवा नीति, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार जैसे विषयों पर घड़ियाली चिंता जताने का बहाना देता है। यह सीधा सीधा हस्तक्षेप है और पूरी तरह अस्वीकार्य है। IIM रोहतक के प्रोफेसर धीरज शर्मा के शब्दों में, भारत के लिए कॉमनवेल्थ सदस्यता में न व्यापार का कोई लाभ है, न यात्रा, न रक्षा, न ही कोई राजनयिक समर्थन। ब्रिटेन की सरकार उन तत्वों के प्रति उदासीन है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। कॉमनवेल्थ सचिवालय भी कोई ठोस वकालत नहीं करता। इसके उलट कॉमनवेल्थ चार्टर ब्रिटेन को भारत जैसे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का मंच देता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब किसे किसकी जरूरत है? स्वतंत्रता के बाद के नाजुक वर्षों में नेहरू ने कॉमनवेल्थ में बने रहने का जो तर्क दिया था, वह भारत की ब्रिटिश पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता और सैन्य मदद पर निर्भरता के नाम पर था। नेहरू एक कमजोर व्यक्तित्व के मालिक थे, जो अंग्रेजों से दोस्ती में सुरक्षा तलाशते थे। वो अंग्रेज जिन्होंने हर कठिन मौके पर भारत को धोखा दिया। चाहे वह 1948 और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो या गोवा मुक्ति अभियान, ब्रिटेन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया। अब समय को 2025 तक तेजी से आगे बढ़ाइए, तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत याचक नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति है। टाटा ग्रुप ने जगुआर, लैंड रोवर और कोरस, पहले ब्रिटिश स्टील जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड खरीदकर औपनिवेशिक सत्ता संबंधों को उल्टा कर दिया है। आज भारत यूके में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने सिर्फ 2022 में 8,600 से ज्यादा नौकरियां पैदा की। 2024 में ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट के अनुसार यूके में 971 भारतीय कंपनियां थीं, जो एक साल पहले की तुलना में भी ज्यादा थीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से लेकर ऋषि सुनक तक सभी भारत आते हैं, कभी निवेश के लिए, कभी बाजार की तलाश में, कभी व्यापार समझौते की आस में। भारत को लड़ाकू विमान बेचने के लिए ब्रिटेन की बेताबी, विशेषकर 10 से 20 बिलियन डॉलर की यूरोफाइटर डील, इस नई निर्भरता का सबूत है। मेडल जीतने की होड़ में छलकपट। ब्रिटेन को भारत को कॉमनवेल्थ में बनाए रखना ही काफी नहीं, उसे भारत को नीचा दिखाने में भी आनंद आता है। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रिटेन ने जानबूझकर निशानेबाजी जैसे खेल को बाहर कर दिया, जिसमें भारत पारंपरिक रूप से शानदार प्रदर्शन करता आया है। इस फैसले पर भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
ओलंपिक पदक विजेता हीना सिद्धू ने सीधे आरोप लगाया कि निशानेबाजी को हटाने का फैसला ब्रिटेन को पदक तालिका में फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भारत ने 66 में से 16 पदक सिर्फ निशानेबाजी में जीते थे। लेकिन अब इस खेल को बाहर करके भारत की सफलता की संभावनाओं को सीधे निशाना बनाया गया। यह अकेला मामला नहीं था। तीरंदाजी एक और खेल जिसमें भारत मजबूत रहा है, उसे भी 2022 के खेलों से बाहर कर दिया गया। आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने इसे भारत के साथ पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया बताया और यहां तक कहा कि भारत को इन खेलों का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने खेल मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में लिखा कि जिन खेलों में भारत उत्कृष्ट है, उन्हें बार बार हटाया जा रहा है। यह हमारे योगदान को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति है। हीना सिद्धू ने बत्रा के रुख का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि निशानेबाजी के बिना भारत की पदक संख्या में बड़ी गिरावट आएगी। अब समय आ गया है कि भारत कॉमनवेल्थ को स्पष्ट संकेत दे। वह अब अनदेखी या तिरस्कार सहन नहीं करेगा। उनकी बात सिर्फ उनकी नहीं, सैकड़ों भारतीय खिलाड़ियों की वह हताशा है जो महसूस करते हैं कि भारत की ताकत को रणनीतिक रूप से दरकिनार किया जा रहा है। कॉमेक्जिट एक ऐतिहासिक निर्णय की ओर बढ़ता भारत। कॉमनवेल्थ आज भी एक लंबे चले आ रहे औपनिवेशिक खुमारी का प्रतीक है, जो एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत की पहचान से सीधे टकराता है। इस संगठन की सदस्यता भारत को एक ऐसे क्लब से जोड़ती है जिसका एकमात्र आधार ब्रिटिश शासन के अधीनता का इतिहास है, जो गौरव नहीं, शर्म का कारण है। आज जब भारत को बिना किसी झिझक के अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन करना चाहिए, इस क्लब से चिपके रहना बीते ज़माने की मानसिक गुलामी को जिंदा रखना है। कॉमेक्जिट से भारत अलग थलग नहीं पड़ेगा, बल्कि और स्वतंत्र होगा। भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कॉमनवेल्थ सदस्य देशों के साथ बिना किसी संस्था की जरूरत के मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते बनाए हुए हैं। भारत की आर्थिक ताकत, सॉफ्ट पावर और रणनीतिक गहराई इस बात की गारंटी हैं कि कॉमनवेल्थ से बाहर जाने के बाद भी उसकी वैश्विक पकड़ कमजोर नहीं होगी, बल्कि और मजबूत होगी। बाहर निकलने से भारत वे संसाधन बचा सकेगा जो अभी कॉमनवेल्थ शुल्क और शिखर सम्मेलनों पर खर्च होते हैं, और उन्हें ब्रिक्स, क्वाड या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे राष्ट्रीय हितों से जुड़े गंभीर मंचों में लगा सकेगा। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल कहते हैं, अब कॉमनवेल्थ से बाहर निकलने से भावनात्मक संतोष भी मिलेगा। हम अब आगे बढ़ चुके हैं, हम ब्रिटेन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विचार को सिर्फ भावनात्मक नहीं, जनमत का भी समर्थन है। 2003 में भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में हुए एक सर्वेक्षण में 94.5% छात्रों ने कहा कि भारत को कॉमनवेल्थ से बाहर निकल जाना चाहिए। कॉमेक्जिट का समर्थन करने वाले छात्रों में 72% ने कहा कि भारत अब ब्रिटेन से ज्यादा प्रभावशाली वैश्विक ताकत है। 62% ने भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने को कारण बताया। 60% ने भारत की आत्मनिर्भरता और संसाधनों को आधार माना और 54% ने कॉमनवेल्थ को एक संकुचित औपनिवेशिक युग की बासी संस्था बताया। अब सवाल क्यों का नहीं, अब तक क्यों नहीं का है। 1949 में जब दुनिया नेहरू के साथ चलने को तैयार थी, तो उनका यह निर्णय कुछ हद तक समझ में आता था। लेकिन 2025 में यही निर्णय पूरी तरह अप्रासंगिक और आत्मघाती लगता है। कॉमनवेल्थ आज एक कालभ्रम है, एक ऐसा ढांचा जो मृत साम्राज्य के भ्रम को जिंदा रखने की नाकाम कोशिश है। अब समय आ गया है कि भारत इन गुलामी की बेड़िया को हमेशा के लिए उतार फेंके। सवाल यह नहीं है कि भारत को कॉमेक्जिट क्यों करना चाहिए, बल्कि यह है कि उसने इतना लंबा इंतजार आखिर किया ही क्यों।